हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए बात अपनी शुरू करते हैं अपने। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे आरडीएनए तकनीक के बारे में और हमने कहा था कि जो आरडीएनए तकनीक है वो अनेकों पदों में संपन्न होती है। अब ये अनेकों पद कौन से हैं, आइए करते हैं प्यारे बच्चों इसके बारे में चर्चा। देखें, सबसे पहले अपन देख सकते हैं इसमें पुनर्योगज डीएनए तकनीक के पद कौन से हैं। नंबर 1, वैसे तो आपको पता है कि सबसे पहले जो पुनर्योगज डीएनए तकनीक है इसका बच्चों यूज किसने किया था, तो हमने पढ़ा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आरडीएनए है, इस आरडीएनए का निर्माण जो है ये किया था किसने, तो अपने को पता है कि बच्चों यहां पर एक तो था कोहेन और बच्चों एक यहां पर था बोयर। इन्होंने सबसे पहले आरडीएनए का निर्माण किया था। कैसे किया था इन्होंने, अपने को पता है कि एंटीबायोटिक जो है, एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस जीन जो है, इस रेजिस्टेंस जीन को साल्मोनेला टाइफिमूरियम के प्लाज्मिड में डालकर निर्माण किया था आरडीएनए का। और फिर वो जो आरडीएनए है उसे डाल दिया कौन सी कोशिका में, उसको डाल दिया ई कोलाई कोशिका के अंदर। तो इस प्रकार से बच्चों सबसे पहले निर्माण किया गया था आरडीएनए का इन साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, अब ये जो आरडीएनए है इनका निर्माण किन पदों में होता है, आइए बच्चों करते हैं इन पदों की बात। तो देखें, सबसे पहले बच्चों क्या होगा, सबसे पहले आपको चाहिए वांछित जीन। जैसे मान लो यहाँ पर एक कोशिका है, इस कोशिका में ये केंद्रक है, केंद्रक में ये कौन है, डीएनए। डीएनए में ये कौन है, वांछित। तो सबसे पहले आपको ये जो वांछित जीन है ना, ये आपको वांछित जीन चाहिए। तो बच्चों पहला पॉइंट क्या होगा, वांछित जीन को पहचानो और उसको कोशिका से बाहर निकाल लो। तो पहला पद यहां पे हो गया नंबर 1, वांछित जीन की पहचान व इसका पृथक्करण करना। पृथक्करण, अब क्या होगा, अब मान लो सब आपने वांछित जीन को बाहर निकाल लिया, ये वांछित जीन है। अब वांछित जीन को बाहर निकाल लिया तो वांछित जीन को आपको जोड़ना पड़ेगा किसी वेक्टर के अंदर, किसी वाहक के अंदर। लेकिन आपके पास वेक्टर तो बहुत सारे हैं, प्लाज्मिड भी है, बैक्टीरियोफेज भी है, कॉस्मिड, फोस्मिड, बहुत सारे हैं। तो इन सभी वेक्टर में से आपको सबसे पहले बच्चों बढ़िया वेक्टर जो है उसका चुनाव करना होगा। तो यहाँ कह सकते हैं वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण के बाद में आपको एक उचित वेक्टर जो है, उचित संवाहक जो है, इसका चयन करना पड़ेगा। मान लो आपने प्लाज्मिड को ले लिया, ये लो साहब प्लाज्मिड ले लिया, फिर उसके बाद क्या करोगे, अब आपको इस प्लाज्मिड के साथ में इस आरडीएनए को जोड़कर, इस प्लाज्मिड के साथ में वांछित जीन को जोड़कर आरडीएनए का निर्माण करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप हो गया आरडीएनए का निर्माण। फिर बच्चों क्या होगा, ये जो आरडीएनए है आपको इस आरडीएनए को डालना पड़ेगा कौन सी कोशिका के अंदर, परपोषी कोशिका के अंदर। चौथा स्टेप यहां पे हो गया आरडीएनए का परपोषी कोशिका में, आरडीएनए का परपोषी कोशिका में स्थानांतरण, आरडीएनए का परपोषी कोशिका में स्थानांतरण। ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन आपके सामने है नंबर 5। अब बच्चों क्या होगा, इस आरडीएनए का जो उत्पाद है उस उत्पाद को प्राप्त करना। ठीक है, अर्थात परपोषी कोशिका का गुणन
वह वांछित उत्पाद की प्राप्ति, वांछित उत्पाद की प्राप्ति। नंबर 6 बच्चों यहां पे होता है अनुप्रवाह संसाधन, अनुप्रवाह संसाधन, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस बोलते हैं इसको बच्चों। इसमें क्या होगा, जो आपने उत्पाद प्राप्त किया है उस उत्पाद को चेक करना, उसकी जांच करना, इसे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अनुप्रवाह संसाधन। समझ रहे बात को, ये यहाँ पर सीन है, ये यहाँ पे अनुप्रवाह संसाधन है। ओके, ये कंडीशन यहाँ पे अपने सामने है। हमें बच्चों इन सारे पदों की बात करनी है, तो शुरुआत करते हैं पहले पद से। बस इस चैप्टर में ये 6 पद है। देखिए, हाँ जी प्यारे बच्चों, पहला यहां पर जो पद है उसकी बात करते हैं। पहला पद यहां पर है वांछित जीन की पहचान, वांछित जीन की पहचान व पृथक्करण। ये बच्चों पहला पद है आरडीएनए तकनीक का। तो इस पद में क्या होगा बच्चों, इस पद में हम लोग वांछित जीन जो है उसकी पहचान करेंगे, और इस वांछित जीन को हम बच्चों निकाल लेते हैं, कहां से, कोशिका से निकाल लेते हैं। अब किस तरीके से वांछित जीन की पहचान करते हैं और किस तरीके से उस वांछित जीन को कोशिका से बाहर निकालते हैं, ये बच्चों यहाँ पर एक टास्क है जिनकी हम बात अभी करेंगे। देखिए, हाँ जी, तो बच्चों बात अपन यहां पे कर सकते हैं, जैसे यह आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको आप लोग बोल सकते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग, यह जेनेटिक इंजीनियरिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी का आरंभिक पद है, का आरंभिक पद है। बच्चों मुश्किल ये है कि हमको चाहिए वांछित जीन, लेकिन वांछित जीन कोशिका में बाहर नहीं होता है, बल्कि वांछित जीन तो कोशिका में सबसे अंदर होता है। आप ऐसे मान के चलिए, जैसे ये बच्चों यहां पर क्या है, कोशिका सेल, कोशिका में ये क्या है, केंद्रक, और बच्चों केंद्रक में ये कौन है, डीएनए, डीएनए। और मान लो बच्चों डीएनए में ये जो आप देख रहे हो, ये बच्चों यहां पर है आपका वांछित जीन, ये क्या है, ये है वांछित जीन। समझ रहे बात को, ये वांछित जीन है। अब वांछित जीन यहां पर जो है, जो कि आप देख रहे हो, ये आपको चाहिए, लेकिन बच्चों देखो कोशिका में सबसे बाहर आपको पता होना चाहिए, कोशिका जो है उसमें सबसे बाहर क्या होती है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। फिर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। फिर बच्चों क्या आती है, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर बच्चों उसके बाद में क्या आता है, डीएनए। और देखो बच्चों डीएनए जो है वो डीएनए भी बंधा होता है किससे, हिस्टोन प्रोटीन से प्लस आरएनए से।
और ये बच्चों आपका यहाँ पे वांछित जीन है। तो वांछित जीन को कोशिका से बाहर निकालना इतना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इस कोशिका भित्ति को खत्म कर देते हैं। कोशिका भित्ति को खत्म कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले सेल वॉल जो है, इस सेल वॉल को नष्ट कर देते हैं। सेल वॉल को नष्ट कर देते हैं। नष्ट किससे करते हैं, नष्ट कर देते हैं अगर मान लो बच्चों बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति है तो याद रखना, बैक्टीरियल सेल वॉल जो है, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति जो है बच्चों, उसको नष्ट करते हैं लाइसोजाइम एंजाइम द्वारा। इस लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को नष्ट कर देते हैं। अगर फंजाई की कोशिका भित्ति है, फंगल सेल वॉल, मान लो बच्चों ये वांछित जीन किसी कवक में हो तो कवक में कोशिका भित्ति जो है उसको नष्ट करते हैं काइटिनेज एंजाइम द्वारा, अर्थात काइटिनेज एंजाइम के द्वारा इसको नष्ट कर देते हैं। फिर अगर मान लो प्लांट की कोशिका है तो प्लांट में जो सेल वॉल है उसको बच्चों नष्ट कर देते हैं सेल्यूलेज एंजाइम के द्वारा। क्या कर देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। समझ रहे बात को, ये बच्चों यहां पर सीन है। तो पहले हमने क्या किया, आपको वांछित जीन को निकालना है तो बच्चों यहां पे ऐसा करो, इस कोशिका में सब खत्म कर दो सिर्फ वांछित जीन को छोड़कर। ठीक है, पहले किसको हटा दिया, कोशिका भित्ति को। अब हटाओ कोशिका झिल्ली को। तो हम कह सकते हैं अब प्रोटीएज व लाइपेज एंजाइम का उपयोग करके जो सेल मेम्ब्रेन है उसको भी नष्ट कर देते हैं। बच्चों झिल्ली चाहे कोई सी भी हो, चाहे तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो, है तो मेम्ब्रेन ही। बनती किससे है, प्रोटीन से, लिपिड से बनती है। तो प्रोटीन और लिपिड का पाचन करने के लिए आप लोग क्या करो, प्रोटीएज और लाइपेज एंजाइम डाल दो। प्रोटीएज और लाइपेज एंजाइम से क्या होगा, झिल्ली नष्ट हो जाती है। चाहे तो वो कोशिका झिल्ली हो चाहे वो केंद्रक झिल्ली। तो बच्चों क्या हुआ, देखो जो केंद्रक कोशिका झिल्ली है वो भी नष्ट हो गई और जो बच्चों केंद्रक झिल्ली है वो भी नष्ट हो गई। और आपने झिल्लियों को नष्ट किससे किया, प्रोटीएज से और लाइपेज से नष्ट किया। इससे सेल मेम्ब्रेन भी नष्ट होती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नष्ट होती है, क्योंकि दोनों जो है वो प्रोटीन और लिपिड से बनती है तथा प्रोटीन एवं लिपिड का पाचन करने के लिए हमने प्रोटीएज लाइपेज एंजाइम का उपयोग यहाँ पे किया है। आगे देखो, अब बच्चों बच गया डीएनए। डीएनए में कौन है, हिस्टोन प्रोटीन तो है, तो प्रोटीन ही। तो वही बात, प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा, ये प्रोटीएज एंजाइम जो है वो हिस्टोन प्रोटीन को भी नष्ट कर देगा, हिस्टोन को भी नष्ट कर देगा। अब देखो बच्चों आरएनए बच गया। अब आप लोग यहां पे क्या करो, आरएनएज एंजाइम का यूज करो जिससे जो आरएनए है वो बच्चों आरएनए नष्ट हो जाए। अगर आरएनए ही नष्ट हो गया, अगर आरएनए ही नष्ट हो गया तो बच्चों अब आपको साबुत क्या मिल जाएगा, अब आपको बच्चों इन सब को नष्ट करने के बाद में ये डीएनए मिल जाएगा। ये लो, आपने डीएनए को बाहर निकाल दिया। और मान लो बच्चों डीएनए में सपोज इतना इतना है वांछित जीन, जस्ट एग्जांपल, ये बच्चों यहां पर वांछित जीन है, ये वांछित जीन है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने पूरी कोशिका को नष्ट कर दिया, बस खाली आपके पास डीएनए आ गया। और डीएनए में मान लो वांछित जीन है। अब बच्चों आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग इस पर डाल दोगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से क्या होगा, इसके बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे इस प्रकार से। देखो बच्चों बहुत सारे क्या हो गए, टुकड़े हो गए। और अब वो टुकड़ा जिसमें वांछित जीन है हम इसको ले लेंगे, ये सीन है। तो सबसे पहले क्या किया, डीएनए निकाल लो। डीएनए निकालने के बाद में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दो और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या होगा, वहां बहुत सारे कट लग जाएंगे डीएनए पर। देखो बच्चों
कट तो लग गए ऐसे, टक टक ऐसे कट तो लग गए, लेकिन बच्चों कट लगने के बाद एक दिक्कत आती है कि साहब डीएनए तो बहुत छोटा है, डीएनए तो बहुत छोटा है, कट तो लग गए, लेकिन हमें अब इन सभी टुकड़ों को एक दूसरे से अलग अलग करना है। इस टुकड़े को अलग करना है, इस टुकड़े को जो कि हमारा वांछित जीन है इसको अलग करना है, इस टुकड़े को भी अलग करना है। तो डीएनए टुकड़ों को अलग करने के लिए हम लोग फिर एक मशीन काम में लेते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ जी, आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया था कि जो कोशिका है, तो इस कोशिका में हमने सब चीजों को नष्ट कर दिया था, सिर्फ बच्चों अपने पास क्या बच गया था, डीएनए। नष्ट कैसे किया था बच्चों, आपने बहुत सारे एंजाइम्स काम में लिए थे। हमने एक परत नली ली और प्यारे बच्चों इस परत नली के अंदर ये माध्यम भर दिया, ठीक है, इस परत नली के अंदर कोशिका डाल दी, ठीक है। फिर बच्चों क्या हुआ, फिर बच्चों हमने इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स डाल दिए जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो गई और बच्चों आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, आपके पास सिर्फ और सिर्फ डीएनए बच गया था, डीएनए बच गया। अब इस डीएनए को ऊपर लाने के लिए हम लोग इसमें डालते हैं चिल्ड एथेनॉल, चिल्ड एथेनॉल हम इसमें डालते हैं बच्चों। चिल्ड एथेनॉल जो होता है, चिल्ड एथेनॉल जो होता है उससे क्या होता है, ये जो बच्चों डीएनए है वो ऊपर आ जाता है, फिर हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। इस क्रिया को बोलते हैं स्पूलिंग। तो स्पूलिंग का मतलब क्या है, डीएनए को कोशिका से अलग करने के बाद में हम उस परत नली में चिल्ड एथेनॉल डाल देते हैं, जिससे यह डीएनए धागे के रूप में आ जाता है और फिर हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। यह क्रिया स्पूलिंग कहलाती है, ठीक है। अब मान लो बच्चों ये यहाँ पे क्या आ गया, डीएनए आ गया साहब, ये डीएनए है। अब आपने यहाँ पे क्या डाल दिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिया, तो बहुत सारे कट लग गए। अब इन सभी टुकड़ों को एक दूसरे से अलग करने के लिए हम लोग जो मशीन काम में लेंगे ना, उस मशीन का नाम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो डीएनए के टुकड़े होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आरी के उपयोग के पश्चात, आरी के उपयोग के पश्चात डीएनए के टुकड़ों को, डीएनए के टुकड़ों को पृथक पृथक करने हेतु, पृथक पृथक करने हेतु हम लोग इस मशीन का काम में लेते हैं। तो इस मशीन का पहला क्वेश्चन ये है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का कार्य क्या है, डीएनए के ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग करने से उस डीएनए में बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं, डीएनए में बहुत सारे कट लग जाते हैं। डीएनए के इन टुकड़ों को एक दूसरे से अलग अलग करने के लिए हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस काम में लेते हैं। ये बच्चों यहां पर सीन है। देखिए, हाँ जी, अब बात करते हैं अपन इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। बच्चों इसका उपयोग क्या है, तो हम कह सकते हैं डीएनए खंडों को, डीएनए खंडों को अलग अलग करना, डीएनए खंडों को अलग अलग करना, ये बच्चों काम किसका है, ये काम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। समझ रहे बात को, ये यहां पर सीन है। आगे बात करते हैं।
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो माध्यम भरा होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो बच्चों माध्यम भरा होता है, इसका नाम होता है एगेरोस जेल। एगेरोस जेल ये माध्यम है, और इस माध्यम का जो स्रोत है वो है सीवीड्स, बोले तो समुद्री घास या समुद्री खरपतवार होती है। ठीक है, जो बच्चों सीवीड्स है इससे हम लोग निकालते हैं एगेरोस जेल, और ये बच्चों माध्यम के रूप में कहाँ भरी होती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर ये भरी होती है। समझ रहे बात को? ये बच्चों यहाँ पर एक एगेरोस जेल है जो कि सीवीड से हम लोग निकालते हैं। आगे बात करते हैं। आगे बच्चों अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो बच्चों कुछ इस प्रकार से होती है, यूं। ये जो आप देख रहे हो जो इस प्रकार से है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर अगर आप कंडीशन देखो तो बच्चों यहां पर क्या होता है, सीजियम क्लोराइड की बनी हुई एक छड़ होती है इस प्रकार से। आप ये मान के चलो ये बच्चों यहाँ पे है सीजियम क्लोराइड की बनी हुई छड़। मान लेता हूं कि बच्चों ये जो है वो क्या है, एनोड है, ठीक है। एंड ये बच्चों कैथोड आप ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बच्चों यहाँ पर बहुत सारे वेल होते हैं, ये वेल है, वेल मतलब खांचे होते हैं, 1 2 3 4। ये बच्चों यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर है 4 खांचे, इनको बच्चों हम लोग बोलते हैं वेल, कूप। ये यहाँ पर है खांचा नंबर 1, खांचा नंबर 2, खांचा नंबर 3, खांचा नंबर 4। ये बच्चों यहाँ पर वेल है, वेल, वेल नंबर 2, वेल नंबर 3, वेल नंबर 4। वेल का मतलब अंग्रेजी में बच्चों कुआं होता है, पर ये कुआं नहीं है, ये एक ऐसा खांचा है जहां पे आप डीएनए डालते हो, ठीक है। अब सुनना बड़े ध्यान से, देखो बच्चों माध्यम यहाँ पे कौन सा भरा है आपको पता होना चाहिए। माध्यम बच्चों यहाँ पे रहेगा एगेरोस जेल, ये बच्चों यहाँ पे माध्यम का काम करेगा एगेरोस जेल, ठीक है। एंड डीएनए इस प्रकार से होंगे, यस है। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि जो डीएनए जितना छोटा होगा वो एनोड के उतना ही पास होगा। कैसे बच्चों, छोटा डीएनए जो है ना, देखो आपके पास एगेरोस जेल है, उस एगेरोस जेल में जितनी लंबाई होगी ना उतना बच्चों मुश्किल से चला जाएगा। एक सिंपल सा एग्जाम बताऊं मैं आपको, आपके पास एक पानी की बाल्टी है, आप उस पानी की बाल्टी में अपनी एक उंगली डाल दो ऐसे, और ऐसे चलाओ उंगली को, आपको जोर कम आएगा। अब आप उस पानी की बाल्टी पे अपना हाथ डाल दो पूरा, फिर उसको चलाओ, आपको अधिक जोर आएगा। आप खुद चले जाओ पानी की बाल्टी में, फिर आप पूरे चलो, आपको और ज्यादा जोर आएगा। मतलब जितनी लंबाई ज्यादा होती है, जितनी लंबाई ज्यादा होती है उतना ही माध्यम में मुश्किल से चला जाता है। तो देखो बच्चों, डीएनए जितना लंबा होता है, डीएनए जितना लंबा होता है वह एगेरोस जेल में उतना ही मुश्किल से चल पाता है। बच्चों डीएनए के ऊपर माइनस का आवेश होता है, एनोड के ऊपर प्लस का आवेश होता है, तो डीएनए माइनस एनोड प्लस
की तरफ आकर्षित होता है, डीएनए एनोड की तरफ गति करता है। लेकिन जो डीएनए बहुत लंबा होता है वो डीएनए एनोड की तरफ बहुत ही कम गति कर पाता है, और जो जितना छोटा डीएनए होता है वो उतना ही माध्यम में आसानी से गति कर पाता है, किधर, एनोड के तरफ। तो याद रखना यहां पर क्या होगा कि जो स्मॉलेस्ट डीएनए होगा, ये स्मॉलेस्ट डीएनए एनोड के उतना ही करीब होगा। समझ रहे बात को, एनोड के उतना ही करीब होगा। तथा हम कह सकते हैं कि जो डीएनए है उस पर माइनस का चार्ज होता है, वह एनोड की ओर, वह एनोड की ओर अग्रसर रहता है। क्या रहता है, अग्रसर रहता है। फिर बच्चों हम एक बात यहां पर करना चाहेंगे, जैसे जो देखो बच्चों यहाँ पर वेल नंबर 1 है, यहाँ पे एक ही डीएनए है, मतलब ये डीएनए जो है वो ये बच्चों 4 सांचे होते हैं, ऐसे आप ऐसे मान लो, ये 4 चेंबर होते हैं ऐसे। तो देखो यहाँ पर आपने एक ही डीएनए डाला है, इसका मतलब ये आरी का उपयोग नहीं हुआ, ये बिना कटा हुआ डीएनए है। यहाँ टुकड़े हैं मतलब ये कटा हुआ है, ये भी कटा हुआ है आरी से, देखो डीएनए पूरा कटा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि साहब वेल नंबर 1 में वो डीएनए डाला गया है जिसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा पाचन नहीं हुआ, जिसको आरी के द्वारा काटा नहीं गया है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक ही लाइन दिखाई दे रही है। आगे हम बात करें बच्चों, इथिडियम ब्रोमाइड जो है, इथिडियम ब्रोमाइड जो है, हम इसका यूज करते हैं डीएनए को अभिरंजित करने में। अर्थात डीएनए का अभिरंजन हम इस मशीन में इथिडियम ब्रोमाइड के द्वारा करते हैं, जिससे जो डीएनए होता है वह नारंगी रंग का हो जाता है। ठीक है, तो डीएनए का अभिरंजन किससे करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड से करते हैं, तभी ये डीएनए दिखता है इस मशीन में, नहीं तो दिखता भी नहीं है। डीएनए का तो इससे करते हैं अभिरंजन। दूसरी बात, आप यूवी रेज जो है, पराबैंगनी किरणें, इनका उपयोग करोगे किसको देखने के लिए, सीन डीएनए, डीएनए देखने के लिए। अर्थात जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो डीएनए है उसका अभिरंजन करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड से, तथा हम पराबैंगनी प्रकाश का उपयोग करते हैं इस डीएनए को देखने के लिए। समझ रहे बात को, ये बच्चों यहां पर सीन है, ये यहां पर सीन है। तो याद रखना ये बच्चों यहां पर क्या है, सबसे बड़ा डीएनए है, ये है लॉन्गेस्ट डीएनए, और ये बच्चों यहां पर है सबसे छोटा, तो शॉर्टेस्ट डीएनए। ये बच्चों यहां पे आपके सामने सीन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। फिर देखो बच्चों क्या होगा, जैसे मान लो आपको अब इसमें से डीएनए निकालना है, सपोज आपने ना यहाँ पे जो डीएनए डाला, इस पे कट लगा दिया डीएनए पर, ये सारा का सारा सॉल्यूशन कहाँ डाल दिया, वेल नंबर 4 में डाल दिया। तो देखो बच्चों 1 2 3 4, ये मान लो यहाँ 4 कट आ गए। अब आपको जो जीन चाहिए, मान लो साहब ये आपका वांछित जीन है, इसको निकाल लो। लेकिन जब आप इसको निकालोगे ना तो बच्चों एगेरोस जेल नीचे चिपका हुआ रहेगा, तो फिर आपको एगेरोस जेल को काटकर डीएनए को बाहर निकालना पड़ेगा। समझ रहे बात को, और एगेरोस जेल को काटकर, एगेरोस जेल को काटकर आपको डीएनए को निकालना पड़ेगा। ये बच्चों यहाँ पर क्या है, एक कंडीशन है। और एगेरोस जेल को काटकर डीएनए को निकालना, इसको बोलते हैं इल्यूशन। इसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, इल्यूशन बोलते हैं। तो इल्यूशन का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि आपको जो जीन चाहिए, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, उस जीन को निकालोगे ना तो एगेरोस जेल पीछे चिपकी रहती है, उस एगेरोस जेल को काट के डीएनए को हटा लेना, निकाल लेना, इसको बोलते हैं इल्यूशन। ये बच्चों यहाँ पर है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो देखो बच्चों इस प्रकार से हमने क्या किया, इस प्रकार से हमने इल्यूशन के द्वारा वांछित जीन को पृथक्कृत कर लिया है। अब हमें आवश्यकता है एक उचित वेक्टर की। हाँ जी, आगे चर्चा करते हैं। आगे बच्चों बात करते हैं अपना दूसरा पद,
और दूसरा पद यहां पर जो है, दूसरा स्टेप यहां पर जो है, इसका नाम है उचित वाहक का चयन करना। उचित वाहक का चयन करना, ये भी बच्चों यहाँ पे कंडीशन है, उचित वाहक का चयन करना। देखते इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों। उचित वाहक का चयन की अगर अपन बात करें तो हम कह सकते हैं कि अब हमें एक उचित वाहक का चयन करना है, और उचित वाहक का चयन किस पे निर्भर करता है, तो उचित वाहक का चयन जो है ये निम्न तीन कारकों पर निर्भर करता है। नंबर एक, वांछित जीन कि साहब जो वांछित जीन है, इस वांछित जीन की लंबाई क्या है। नंबर दो बच्चों यहां पर यह है कि साहब आपको वांछित जीन को किस में डालना है, परपोषी कोशिका कौन सी होने वाली है, तो वांछित जीन का प्रकार। इसके अलावा जो परपोषी कोशिका है, परपोषी कोशिका का प्रकार, परपोषी कोशिका का प्रकार इस बात पर निर्भर करता है कि साहब आपको कौन सा वाहक चाहिए। जैसे बच्चों अगर आप कंडीशन देखो तो अपन यहां भली बात कह सकते हैं, जैसे अपन यहां पे ये बात दर्शा सकते हैं कि सबसे ज्यादा मेनली अपन प्लाज्मिड का यूज करते हैं, प्लाज्मिड का यूज करते हैं। ठीक है, तो बच्चों प्लाज्मिड यहां पर क्या है, उपयोग में लेने वाला एक वेक्टर है। समझ रहे बात को, ये यहां पर सीन है। अब आगे सुनो, अगर आपको भविष्य में जो जीन है वो किसी सूक्ष्म जीव में डालना है, किसी बैक्टीरिया में डालना है, तो बच्चों बैक्टीरिया सेल में अगर वांछित जीन को डालना है तो इस वांछित जीन को डालने हेतु आप लोग कहां में लोगे, PBr 322। अगर मान लो आपको एनिमल में डालना है तो एनिमल सेल में वांछित जीन को डालने के लिए हम लोग काम में लेते हैं रिट्रोवायरस। बच्चों रिट्रोवायरस के अंदर क्या होता है, कैंसर करता है ये वायरस, तो इस वायरस में वो जीन जो कैंसर करता है उसको तो निकाल देते हैं बाहर और वहां डाल देते हैं वांछित जीन। तो देखो अब ये रिट्रोवायरस जो है एनिमल सेल में इन्फेक्शन करेगा, लेकिन वहां कैंसर नहीं कर पाएगा, क्योंकि कैंसर जो जीन करता था उसको तो आपने हटा ही दिया। उसी प्रकार से प्लांट में डालना हो तो प्लांट कोशिका के लिए हम लोग जो वेक्टर काम में लेते हैं वो बच्चों होता है TI प्लाज्मिड। ठीक है, ये जो TI प्लाज्मिड है इसको निकालते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो है ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है। और इस बैक्टीरिया के अंदर आप कह सकते हो कि जो TI जीन है, जो यहां पर TI जीन है, जो ट्यूबर गांठ इंड्यूस प्रेरित करने वाला जीन है, यह ट्यूबर इंड्यूसिंग जीन जो गांठ उत्पन्न करता है पादप के अंदर, बच्चों वह TI जीन तो बाहर निकाल देंगे और वहां डाल देते अपना वांछित जीन। फिर जब ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इन्फेक्शन करेगा, ठीक है, तो ये ट्यूबर नहीं कर सकता पादप के अंदर, क्योंकि वो जीन तो आपने हटा दिया और वहां पे क्या डाल दिया, अपना वांछित जीन डाल दिया। तो देखो बच्चों यहाँ पे TI प्लाज्मिड जो है हम काम में ले सकते हैं प्लांट्स के लिए। इस प्रकार से बच्चों हम लोग यहाँ पर उचित वेक्टर काम में लेते हैं।
तो बच्चों इस पद में क्या होगा, हम एक उचित वेक्टर का उपयोग कर लेंगे, उचित वेक्टर का चुनाव कर लेंगे। समझ रहे बात को, ये यहाँ पे सीन है। हाँ, अगर बच्चों आप यीस्ट की बात करो तो यीस्ट के लिए हम लोग जो है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का बच्चों यहाँ पे उपयोग करते हैं। ठीक है, पादप के लिए टे प्लाज्मिड, जंतु के लिए रेट्रोवायरस, और सूक्ष्म जीवों जो बैक्टीरिया वगैरह है उसके लिए PBR 322। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कि वो जो वांछित जीन है उस वांछित जीन को वेक्टर के साथ जोड़कर किस प्रकार से RDNA बनाते हैं। नंबर 3, ये कौन सा है, ये बच्चों यहां पे है वांछित जीन को वाहक के साथ जोड़कर RDNA का निर्माण करना, RDNA का निर्माण करना। अब देखो बच्चों यहां पर क्या है, जैसे बच्चों इसमें कुछ यूं होगा कि अपने पास ये वेक्टर है, मान लो ये क्या है वेक्टर, और मान लो बच्चों ये यहाँ पर क्या है वांछित जीन। ठीक है, तो इस वांछित जीन का निर्माण हमने जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा किया था, याद करो वो आरी जिसका आपने उपयोग किया था DNA पर कट लगाने के लिए, फिर उन सभी टुकड़ों को आपने अलग अलग किया था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। ठीक है, तो वो जो आरी है वही आप यहाँ पे काम में लोगे वेक्टर को काटने के लिए। तो वेक्टर जो बच्चों इस प्रकार से कट जाएगा, ये टुकड़ा अलग हो गया, क्योंकि अगर आप दोनों आरी सेम लोगे ना तभी बराबर साइज का टुकड़ा यहाँ पे कटेगा। तो याद रखना दोनों आरी जो है वो यहाँ पर सेम होने चाहिए। जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने वांछित जीन को अलग किया था उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपको वेक्टर के अंदर DNA का कोई टुकड़ा काटना है ताकि वहां पे अपना वांछित जीन फिट हो सके। ठीक है, अब बच्चों उसके बाद में क्या होगा, अब इस वांछित जीन को और इस वेक्टर को हम लोग बच्चों जोड़ देते हैं DNA लाइगेज एंजाइम के द्वारा, DNA लाइगेज एंजाइम के द्वारा कुछ इस प्रकार से। ये लो, ये बच्चों निर्माण किसका हो गया, RDNA का। तो RDNA का निर्माण कैसे होगा, इस पर ध्यान रखना कि ये दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम समान होने चाहिए तथा DNA लाइगेज के द्वारा वेक्टर व वांछित जीन डिजायर जीन को जोड़ते हैं। ये बच्चों यहां पर क्या है सीन है आपके सामने। इस प्रकार से हमने क्या किया, निर्माण कर लिया RDNA का। अब देखो बच्चों यहां पर 2-3 बातें आती हैं, जैसे 2-3 बातें यहां पर क्या आती है कि अगर मान लो आपने यहां पर इस आरी का उपयोग किया और मान लो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो है जिससे चिपचिपे सिरे स्टिकी सिरे उत्पन्न नहीं होते बल्कि इससे अचिपचिपे सिरे उत्पन्न होते हैं, इससे आप यहाँ पे कह सकते हो ब्लंट सिरे उत्पन्न होते हैं, तब हम क्या होगा, अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का आपने उपयोग किया और चिपचिपे सिरे उत्पन्न हुए, स्टिकी सिरे उत्पन्न हुए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बच्चों यहाँ पे कंडीशन देखो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग करने के बाद में जो सिरे उत्पन्न होते हैं, अगर वो सिरे ब्लंट प्रकार के सिरे उत्पन्न होते हैं, अगर वो अचिपचिपे सिरे हैं, तो उन ब्लंट को आपको स्टिकी बनाना पड़ेगा, उन अचिपचिपे को आप चिपचिपा बनाना पड़ेगा आपको। देखो कैसे, जैसे मान लो ये था प्लाज्मिड, आपने कोई एंजाइम काम में ले लिया रेस्ट्रिक्शन वाला सपोज, और उससे उत्पन्न हो गया ब्लंट सिरा ऐसे ऐसे, और मान लो बच्चों ये यहाँ पर क्या है, वांछित जीन है, आपने दोनों को काटने के लिए एक एंजाइम काम में लिया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो दोनों पे क्या हो गया, ब्लंट सिरा उत्पन्न हो गया। अब आप एक काम करो, इसमें एक तरफ जोड़ दो एडेनिन एडेनिन
और बच्चों यहां पे आप जोड़ दो थाइमिन थाइमिन, ठीक है। एंड अब जो ये है यहां पर ऐसे ना, यहां पर क्या जोड़ दो थाइमिन थाइमिन, और यहां पे क्या जोड़ दो एडेनिन एडेनिन। अब आप इनको फिट कर दो आपस में, तो देखो बच्चों ये यहाँ पे क्या हो गया, इस तरीके से आप कह सकते हो एक तरीके से चिपचिपा सिरा उत्पन्न हो गया, ठीक है। एडेनिन और थाइमिन को जोड़ने से क्या हुआ देखो, अब आप इसको यहाँ पे फिट कर दोगे तो ए के सामने क्या आ जाएगा, यहाँ पे टीटी आ जाएगा, और टीटी के सामने क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे सिरा जो है वापस कैसा हो गया, हम कह सकते हैं ये यहाँ पे चिपचिपे सिरे हो गए, अर्थात पॉली एडेनिन, पॉली एडेनिन और पॉली थाइमिन को जोड़कर आप क्या कर सकते हो, जो ब्लंट सिरा है उस ब्लंट सिरे को स्टिकी सिरे में कन्वर्ट कर सकते हो, ताकि डीएनए लाइगेज के द्वारा इजीली आप इनको जोड़ सको। इस प्रकार से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, आरडीएनए का निर्माण करते हैं। और पॉली एडेनिन पॉलीथाइमिन को जोड़ने के लिए हम लोग एंजाइम कौन सा काम में लेते हैं, टर्मिनल न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज। इस एंजाइम के द्वारा हम क्या करते हैं, दोनों के किनारों के ऊपर पॉलीएडेनिन और पॉलीथाइमिन जोड़कर उनको हम स्टिकी बना लेते हैं ब्लंट से। इस प्रकार से बच्चों हमने आरडीएनए का निर्माण किया है। बाकी बात करते हैं हम कल के लेक्चर में। थैंक यू।